हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग पूरी मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, मैंने जो जीएस की सीरीज शुरू की थी उसी में मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था पॉलिटी। और पॉलिटी में आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसी टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के स्रोतों को हमने दो पार्ट में तोड़ा है। एक तो हमारे देशी स्रोत होते हैं और एक हमारे विदेशी स्रोत होते हैं। जब हम देशी स्रोत की बात करते हैं तो देशी स्रोत में जब अंग्रेज हमारे देश में थे और अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग एक्ट पास करके भेजे गए, तो उन्हीं एक्ट में एक इंपॉर्टेंट एक्ट था जिस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और हम ये कहते हैं कि हमने भारत शासन अधिनियम से 80% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। कहने का मतलब 80% संविधान हमने 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया है, जिसमें हमने 250 से भी ज्यादा आर्टिकल्स को क्या किया है, ऐड किया है। ठीक, अब जब हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको पता है 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन के बाद 9, 11 और 13 दिसंबर को संविधान सभा की 3 बैठक हुई। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करके हमारी दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारे देश में किस तरीके से संविधान क्या होने वाला है, बनने वाला है। तो इसीलिए जब हम अपने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक बैठक हुई और एक के बाद एक बैठक होने के बाद टोटल 12 सेशंस में हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ। 11वीं मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ और 12th सेशन या 12th मीटिंग जो हुई 26 जनवरी 1950, जिसमें हमने अपने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया और साथ में ही अपने संविधान को क्या कर दिया, लागू कर दिया। अब जब हम अपने संविधान को लिख रहे थे तो हमने अपने संविधान को लिखते समय अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा था, जिसमें से हमने 60 देशों को सिलेक्ट किया और उनमें से 10 देशों को उठाकर अलग अलग प्रावधान को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो उधार का थैला है। भाई, उधार का थैला तो इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान को कॉपी किया गया, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हमारा देश का जो संविधान है वो उधार का थैला नहीं है। हमने जरूर अलग अलग देशों से चीजों को जरूर कॉपी किया है, लेकिन हूबहू ऐसी ही चीजें नहीं रखी हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से हमारे देश का संविधान उधार का थैला नहीं है और ये एक चर्चा का विषय है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपनी क्लास की, जिसमें हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की बात करते हैं और इन्हीं विदेशी स्रोतों में हम सबसे पहली कंट्री की बात करते हैं। और यही सबसे पहली कंट्री जो है वो लोग हैं जो लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा रहे, उन्हीं को हमने कहा ब्रिटेनवासी या ब्रिटेन के लोग। इसीलिए हम ये कहते हैं सबसे पहला जो मैं देश आपको पढ़ाऊंगा जहां से हमने चीजों को लिया उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन से सबसे पहले तो हमने ली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। ठीक, या संसदीय शासन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे ब्रिटेन के अंदर संसद है, वहां जनता अपने द्वारा चुने हुए लोगों को संसद में बैठाती है, वो वहां का कानून बनाते हैं, लोगों को चलाते हैं, ठीक, शासन को चलाते हैं। तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग जिस सरकार को चलाते हैं उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हमने कहां से कॉपी किया है, ब्रिटेन से। दूसरा, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग कौन रहे, ब्रिटेनवासी। इसीलिए हमने वहां से किसको चुराया है, नागरिकता को चुराया है, सिटीजनशिप को चुराया है। और मैंने ही आपको बताया है कि हमारे देश की नागरिकता कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप। और इसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कौन से पार्ट में रखा है, पार्ट 2 में। और इसके आर्टिकल को कहां से कहां तक लिखा है, 5 से 11 तक लिखा है। तीसरी चीज हम बात करते हैं विधि का शासन। कहने का मतलब रूल बाय लॉ। एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल बाय लॉ। हमारे देश में रूल बाय लॉ है, जिस तरीके से विधि बनाई गई होगी उसी तरीके से हमारे देश का शासन चलेगा, जिसे हम रूल बाय लॉ कहते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं रिट की। रिट का मतलब क्या होता है, हमारे देश में हमने यूएसए से कॉपी किया है फंडामेंटल राइट्स को, और ऐसे फंडामेंटल राइट जो हर एक व्यक्ति के पास होते हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है, उनका अबोलिशन होता है,
तो उस कंडीशन में हम रिट जाहिर कर सकते हैं, और रिट हम दो ही जगह जाहिर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट का प्रावधान दिया हुआ है। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो रिट का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं द्विसदनीय प्रणाली, बाई कैमरलाइजेशन। ब्रिटेन के अंदर हमने संसद में 2 सदनों को देखा। एक सदन का नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड और एक सदन का नाम था हाउस ऑफ कॉमन। तो जैसे ब्रिटेन में 2 हाउसेस थे, हुबहू हमने भी कॉपी करके 2 हाउसेस बना लिए। एक को बोला लोकसभा और एक को बोला राज्यसभा। लोकसभा को रखा आर्टिकल 81 में, राज्यसभा को रखा आर्टिकल 80 में। एक का इलेक्शन होगा डायरेक्ट, एक का इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट। ठीक, तो हाउसेस तो चुराए, लेकिन उसका इलेक्शन कैसे होगा वो अलग तरीके से होगा, तो वो नहीं चुराया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे देश का जो संविधान है वो उधार का थैला नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक, हमने यहां से चुराया है मंत्री परिषद। जब भी कोई हाउस होगा जिसमें जनता के द्वारा लोग चुने जाएंगे, जो भी सरकार बनेगी वो सरकार अपने लोगों को मंत्री पोस्ट पर पोस्ट करेगी, यानी कि एक मंत्री परिषद होगा सरकार का, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 74। और इसको भी हमने कहां से चुराया है? ब्रिटेन से। ठीक, तो मंत्री परिषद ब्रिटेन से, द्विसदनीय ब्रिटेन से, ठीक, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, नागरिकता ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, रिट ब्रिटेन से, और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति का पद। हमने देखा जैसे ब्रिटेन के अंदर राजा की स्थिति होती है। राजा जो होता है वो एक, राजा की बात करें तो डी फैक्टो हेड होता है, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो उसकी शासन को क्या करता है? चलाता है। तो जैसे ब्रिटेन के अंदर राजा महाराजा है, ऐसी हमारे देश में एक पोस्ट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन ब्रिटेन के राजा महाराजा का पद आनुवांशिक है। अगर ब्रिटेन के राजा महाराजा की डेथ होगी तो उसका जो अगला जो राजा बनेगा या रानी बनेगी वो उनके बच्चे बनेंगे। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति का पद आनुवांशिक नहीं है। हमारे देश में जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाएगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति कवर्ड अंडर आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति का प्रावधान लिखा है, वो जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगले देश की ओर चलते हैं, जिस देश का नाम है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चुराई जिसका नाम था फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से चुराया है? यूएसए से। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो यूएसए वो देश हुआ जिसने सबसे पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को दिया। और जब इसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को दिया था तो इसने सबसे छोटा 7 आर्टिकल्स को लिखा था। इसीलिए उन 7 आर्टिकल्स में इसने फंडामेंटल राइट को लिखा था। तो जैसे यूएसए के लोगों को यूएसए देश ने यूएसए के लोगों को फंडामेंटल राइट दिए, ऐसे ही हमने अपने देश के लोगों को भी फंडामेंटल राइट दिए हैं। ऐसे अधिकार जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा उसके पास ऑटोमेटिकली एक अधिकार होंगे, जिन अधिकारों को हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट। और इन्हीं फंडामेंटल राइट को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा और इसके आर्टिकल बोले हमने 12 से 35। आर्टिकल 12 to 35 में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट। जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा उसके पास ऑटोमेटिकली कुछ राइट्स होंगे जिसे फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे, जिससे उससे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल राइट। अभी मैंने आपको बताया यूएसए वो देश था जिसने सबसे पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए उसने अपनी प्रीएम्बल को लिखा। तो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल या प्रस्तावना का विचार भी हमने कहां से चुराया है? यूएसए से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल का आइडिया। अब प्रीएम्बल तो होनी चाहिए, लेकिन प्रीएम्बल को लिखे कैसे? तो प्रीएम्बल का आइडिया तो यूएसए है, लेकिन प्रीएम्बल की लैंग्वेज क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे चुराया। तो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल तो यूएसए है, लेकिन लैंग्वेज क्या है? ऑस्ट्रेलिया। फिर तीसरी बात करें, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, हमारे देश में राष्ट्रपति का पद तो है, लेकिन अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पर ना हो तो उसकी जगह पर एक व्यक्ति कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से कॉपी किया है? यूएसए। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कवर्ड अंडर आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है। फिर हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू को याद करना बहुत आसान है। जब हम लोग मैच देखते हैं तो अंपायर एक डिसीजन करता है, ठीक, उस डिसीजन को क्या बोलते हैं? रिव्यू। कहने का मतलब अगर
अगर कभी कोई सरकार कोई कानून बनाए और वो कानून जुडिशरी के पास जाए, जुडिशरी उसे देखे कि वो सही है या गलत है, उसी को हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। वो भी हमने कहां से लिया है? यूएसए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति तो होना चाहिए ब्रिटेन की तरह, राजा की तरह, लेकिन ब्रिटेन के राजा को तो किसी ने चुना नहीं, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की तरह होगा, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। तो ध्यान रखना है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा हमारा, और वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट किसकी तरह होगा? यूएसए की तरह, क्योंकि यूएसए में भी प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। अब दिक्कत क्या है, अंतर क्या है? यूएसए में तो जनता वोट करके प्रेसिडेंट को चुनती है, हमारे देश में जनता प्रेसिडेंट को नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको याद रखना है, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया है? यूएसए। ध्यान रखना डिफरेंस, प्रेसिडेंट की पोस्ट ब्रिटेन, इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूएसए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको इस वर्ड को, कीवर्ड को, निर्वाचित, इलेक्टेड, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूएसए से चुन रहे हैं तो राष्ट्रपति को किस प्रोसेस से हटाया जाएगा? उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कवर्ड अंडर आर्टिकल 61। और इसी इंपीचमेंट प्रोसेस को भी हमने कहां से लिया है? यूएसए। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूवल, ये भी हमने कहां से लिया है? यूएसए। ये भी हमने यूएसए से लिया है, ठीक। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको याद रखना है, दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें सबसे पावरफुल जो जुडिशरी सिस्टम है वो किसका है? यूएसए का। तो उसी जुडिशरी सिस्टम को हमने कॉपी किया और हमने कहा हमारे देश में सबसे सुपर पावर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके डिसीजन को बदला नहीं जाएगा, इसलिए हम कहते हैं सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी, ठीक। तो दूसरा कंट्री खत्म हुआ। अब तीसरे कंट्री की ओर चलते हैं जिसे हम कहते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चुराई जिसका नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा है और इसके आर्टिकल लिखे हैं 36 से 51। एक तो ऐसे राइट हो गए जो राइट जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसके पास ऑटोमेटिकली होंगे, लेकिन एक ऐसे राइट जो व्यक्तियों को दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वो हमने कहां से चुराए हैं? आयरलैंड से। फिर आयरलैंड से हमने दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज चुराई है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने आपको अभी बताया प्रेसिडेंट की पोस्ट ब्रिटेन है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूएसए है, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस कहां से है? आयरलैंड से। मैंने आपको बताया हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनता वोट नहीं करती, इसीलिए राष्ट्रपति के इलेक्शन को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसी में जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और इसी के अंदर एक और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत ही हम किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला। ये भी हमने कहां से चुराया है? आयरलैंड। अभी मैंने आपको बताया हमारे देश में द्विसदनीय, जैसे ब्रिटेन के अंदर दो सदन होंगे, ऐसे हमारे देश में भी 2 सदन होंगे, लेकिन इन 2 सदनों में एक तो होते हैं पीपल जो डायरेक्ट चुने जाते हैं और एक वो होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। तो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों की मनोनीतता किसके द्वारा चुनी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। वो भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में राष्ट्रपति हर साल अवार्ड एंड ऑनर प्रेजेंट करता है, तो वो भी हमने कहां से चुराया है? आयरलैंड से। ये भी बात याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, इंपॉर्टेंट है इलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों की मनोनीतता। अगले कंट्री की ओर चलते हैं। इस कंट्री को हम बोलते हैं कनाडा, और कनाडा से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज चुराई है जिसको हम बोलते हैं संघात्मक शक्ति या यूनिटरी पावर। कहने का मतलब हमारा केंद्र मजबूत होगा, उसके नीचे राज्य रहकर काम करेगा, जैसा जैसा केंद्र बोलेगा वैसा वैसा राज्य को करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने कोरोना के टाइम में देखा, पहले गाइडलाइन सेंटर से आती थी और फिर कहां से आती थी? स्टेट से। तो यूनिटरी पावर को हमने कहां से चुराया है? कनाडा से। फिर एक पोस्ट ऑफ गवर्नर, पूरे देश को देखने के लिए राष्ट्रपति तो है आर्टिकल 52 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति अकेले पूरे देश को नहीं देख सकता, इसलिए वो राज्यों में किसकी नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की, गवर्नर की। एंड गवर्नर कवर्ड अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है राज्यपाल।
सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेजिडुअल लिस्ट, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या होते हैं? ऐसे विषय जो ना तो राज्य सूची में, ना केंद्र सूची में, ना समवर्ती सूची में लिखे हैं, जिन पर कानून बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल लिस्ट, अवशिष्ट सूची। और उसको हमने कहां से लिया है? कनाडा से। अगले देश की ओर चलते हैं, जिस देश का नाम है यूएसएसआर, जिसे आज आप जानते हो रशिया के रूप में। और रशिया के लोग अपने देश के प्रति बहुत उत्तरदायित्व हैं। कहने का मतलब उनके लोगों का, जैसे हमारे देश ने हमको दिए फंडामेंटल राइट, तो देश ने हमें फंडामेंटल राइट दिए, ठीक, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होगा देश के लिए। उसी कर्तव्य को बोला है मौलिक कर्तव्य। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब हमारा संविधान बना उस समय हमारे देश के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, तो क्या हुआ जी? एक संविधान हुआ संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, और हमने पार्ट 4A को ऐड किया और आर्टिकल 51A को ऐड किया और अपने देश को दे दी 10 फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर। लेकिन एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया और टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? आज 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में न्याय। जब हम प्रेम्बल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें 3 तरीके का न्याय है। एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है सोशल और एक होता है इकोनॉमिकल। तो पॉलिटिकल न्याय, सोशल न्याय और इकोनॉमिकल न्याय को भी कहां से कॉपी किया है? रशिया से। अगली कंट्री की ओर चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से सबसे इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना का विचार कहां से चुराया था? यूएस से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कहां से चुराया? ऑस्ट्रेलिया से। जब हम प्रस्तावना को लिखने बैठे तो हमने ये सोचा लिखें कैसे, तो अलग अलग देशों की प्रस्तावना को पढ़ा और उसमें जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और हमने भी लिख दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल, ज्वाइंट सेशन कवर्ड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई विधेयक एक सदन में पास हो जाए और दूसरे सदन में पास ना हो, लंबे समय तक उसे होल्ड कर लिया जाए, तब राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है और उसे ही हम कहते हैं ज्वाइंट सेशन। और इसी ज्वाइंट सेशन की जब हम बात करते हैं तो इस प्रावधान को हमने कहां से चुराया है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध होंगे और शक्तियों का विभाजन किस तरीके से होगा केंद्र और राज्य में, वो भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। फिर अगले देश की ओर चलते हैं, दैट कंट्री इज नोन एज साउथ अफ्रीका। जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो इस साउथ अफ्रीका ने हमें एक सबसे अच्छी चीज दी और उसी को हमने कहा आर्टिकल 368, दैट इज CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहने का मतलब हमारा जो संविधान लिखा है, जिस समय संविधान को लिखे गया उस समय हमारे देश की स्थिति अलग थी, लेकिन आज हमारे देश की स्थिति अलग है। टाइम बदला, समाज बदला, तो चीजों को भी चेंज करना पड़ा। इसलिए हम संविधान संशोधन के तहत अपने संविधान में चीजों को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ठीक। तो उसी चीज को हमने कहां से चुराया? साउथ अफ्रीका से। इसका एग्जांपल हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर जो लंबे लंबे छक्के मारता है, दैट नेम वाज AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स ने संन्यास लिया, लेकिन फिर वापस संन्यास से वापसी करी। तो कहने का मतलब पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया, लेकिन फिर बाद में उसे चेंज कर दिया। तो उसी का नाम था AB डिविलियर, और AB डिविलियर कौन से प्लेयर का है? साउथ अफ्रीका। तो इसलिए CAA को हमने कहां से चुराया है? साउथ अफ्रीका से। अभी मैंने आपको बताया 2 हाउस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का इलेक्शन तो डायरेक्ट होता है, लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट। तो इसी राज्यसभा के इलेक्शन के मेंबर के इलेक्शन का प्रावधान हमने कहां से लिया है? अफ्रीका से। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल ही यही है। फिर हम बात करते हैं जर्मनी की। जब हमने जर्मनी को देखा तो जर्मनी ने अपने देश में आपातकाल लगाया था, तो उसी आपातकाल प्रोविजंस को या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस को हमने कहां से चुराया? जर्मनी से। और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में हमने इसको लिख दिया। और पार्ट 18 में हमने लिखा कि हमारे पास कितनी टाइप की इमरजेंसी होंगी? 3 टाइप की इमरजेंसी होंगी। एक को बोला गया नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। एक को बोला गया स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। एक को बोला गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी, अगर देश के अंदर अगर हम बात करें
कोई युद्ध चल रहा है या युद्ध होने वाला है या बाहरी आक्रमण होने वाला है या हमारा देश खुद ही आर्म्स एक्ट के थ्रू आपस में लड़ रहा है, विद्रोह हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह, उस समय पर सरकार राष्ट्रपति को कहकर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। स्टेट इमरजेंसी का मतलब अगर कोई राज्य सरकार अपने राज्य को प्रशासन को संभालने में विफल हो तो वहां पर एक इमरजेंसी लगाई जाती है जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं या जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में देखा, जम्मू कश्मीर में सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया और जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब हमारे देश की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो उस समय एक इमरजेंसी लगाई जाती है जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, जो आर्टिकल 360 के अंदर है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 18। अब जब देश में इमरजेंसी लगी हुई है, देश में बाहरी आक्रमण की आशंका है, तो क्या आप बाहर निकल सकते हो? क्या आपको ये राइट है? नहीं। तो कहने का मतलब जब इमरजेंसी लगी हो उस समय कुछ फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाए, वो प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। तो जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो इमरजेंसी के दौरान क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो अगर हम बात करें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी और इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जापान। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जैसे जैसे कानून बनाया जाएगा उसके हिसाब से शासन किया जाएगा, उस हिसाब से चला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र राज्य का विचार, कहने का मतलब रिपब्लिक स्टेट। अभी मैंने आपको बताया एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्की में राजा महाराजा शासन करते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन यहाँ गणतंत्र रिपब्लिक में जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही सरकार को चलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रीएम्बल में पढ़ेंगे स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, इसको भी हमने कहां से चुराया है, फ्रांस से चुराया है। तो ये हैं हमारे 10 देश जहां पर हमने फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग जगह से लिया है। ठीक, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप जीएस को कॉन्सेप्चुअल समझते हो, कॉन्सेप्चुअल करते हो, जीएस के फैक्ट्स को समझते हो, तभी आप जीएस को कर सकते हो। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो पढ़ाते तो हैं कि हम फलानी ट्रिक से पढ़ा देंगे, इस ट्रिक से पढ़ा देंगे, ऐसे पढ़ा देंगे, लेकिन उस ट्रिक को याद करने के बाद जब बच्चा एग्जाम में बैठता है तो वो सारी की सारी चीजें भूल जाता है। इसीलिए मैं आपको जीएस के ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप एग्जाम को भी अटेम्प्ट करो, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक, और आप एक बेहतरीन जीएस को आगे ले जा सको, ठीक, अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सको। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक, आपको लग रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जीएस के कॉन्सेप्ट और पॉलिटी के कॉन्सेप्ट दे सकता हूं, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, आप नोटिफिकेशन बटन को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।